नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो लोक अदालत से जुड़ा हुआ है। लोक अदालत विधिक सेवा अधिनियम 1987 के क्या प्रावधान है और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर आपको बताते हैं, लोक अदालत विधिक सेवा अधिनियम 1987 से जुड़े क्या प्रावधान है और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई अड़चन कानूनी तौर पर आपके सामने आ रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। और इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ बेहद खास मेहमान प्रज्ञा प्रयाग सिंह जी जुड़ी हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। प्रज्ञा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय की बात हम कर रहे हैं, लोक अदालत, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये लोक अदालतें होती क्या हैं? देखिए, किसी भी एक्ट के बनने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आर्थिक या सामाजिक परिवेश क्या था, क्या चल रहा था, क्या सोच के किस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस एक्ट को बनाने का फैसला लिया। चाहे वो सती जैसी कुरीति हटानी हो 1986 में सती प्रोहिबिशन एक्ट आया, या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशंस। इस तरह से ये जानना जरूरी होगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेफिनेटली काफी मैटर करता है किसी भी एक्ट को लाने के लिए। अगर हम सिर्फ एक निचले स्तर पर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही आजकल के टाइम में 2 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। जजेस की कमी है, लॉयर्स की कमी है, एक बेहद ही ऊपर नीचे सर्विस प्रोवाइडर्स और सर्विस रिसीवर्स के बीच में गैप बन गया है, जिसको कम करने के लिए सरकार को ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की बेहद जरूरत है। ये एक जनरल पब्लिक की धारणा बन गई है कि अगर कोर्ट केस हुआ तो 8 से 10 साल चले जाएंगे, उम्र चली जाएगी, पैसे की खपत अलग, और ये भी गारंटी नहीं है कि हम केस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कहीं ना कहीं ये सारी बातें डेटर करती हैं पब्लिक को कि वो कोर्ट की तरफ रुख करें। इस चीज को हटाने के लिए एक ऐसा इनफॉर्मल जरिए की जरूरत थी which in the name of Legal Services Authority Act 1987 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई। बेहद ही खूबसूरत एक्ट है, काफी बड़ा इसका एम्बिट है और इसके 2 प्रमुखता एम हैं। पहला ये कि ये लोक अदालत का निर्माण करेगी, जिसे कि जनता की अदालत कहा जाता है, और दूसरा ये कि जो एक एक्सेस गैप बन चुका है सर्विस प्रोवाइडर्स और सर्विस रिसीवर्स के बीच में, एक बेहद ही ज्यादा संख्या इनकी असामान्य हो गई है लीगल सर्विसेज देने वालों और लीगल रेसिपिएंट्स के बीच में। क्या जस्टिस इतनी मुश्किल हो गई है कि आपके पास चंद पैसे न होने के कारण आप सरकार के द्वार नहीं, कोर्ट के द्वार नहीं खटखटा सकते हैं, आप जस्टिस से वंचित ना रह जाएं, ये यहाँ का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी। ये जेनेसिस था, ये मेन रीजन था इस एक्ट को इनकॉर्पोरेट। चलिए, बिल्कुल उद्देश्य आपने बता दिया कि इसके पीछे ये मकसद था और इसीलिए लोक अदालतों की बात सामने आई। कोई अपना केस लोक अदालत अगर ले जाना चाहता है तो उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया उसे अपनानी है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि वीकर सेक्शन है क्या कोई भी जा सकता है, मैं जा सकती हूँ, आप जा सकते हैं, कौन जा सकता है, ये जानना जरूरी है। ये सेक्शन 12 में
स्पेसिफिकली डिफाइंड है इस एक्ट के अंदर कि वीकर सेक्शन यानी कि कमजोर वर्ग क्या है। हर किसी को ये उपलब्ध नहीं है, पैसे वाले भी हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए स्पेसिफिकली एक्ट बनाया हुआ है। सेक्शन 12 में कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, मैं आपको वो बताना चाहूंगी। वो लोग जा सकते हैं और वो इस एक्ट के अंदर सर्विसेज मुहैया करा सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बेगारी से पीड़ित लोग, औरतें, बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स की कैटेगरी, या ऐसे लोग जिनकी सालाना एनुअल सैलरी उनकी 50,000 रुपए से कम है, या तो वो किसी नैसर्गिक प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं। ये सारे लोग इस एक्ट के अंदर जा सकते हैं और सर्विसेज फ्री सर्विसेज क्लेम कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको न सिर्फ मुफ्त में कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी बल्कि कम्पिटेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी उद्देश्य भी बताया और आपने ये भी डिफरेंस बताया कि आखिर लोक अदालत में कौन कौन से लोग हैं जो जा सकते हैं, जैसा आपने निर्बल वर्ग का जिक्र भी किया है। लोक अदालत की प्रासंगिकता की अगर बात किया है तो इसकी प्रासंगिकता क्या है? देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं बात सब्जेक्टिविटी और प्रैक्टिकलिटी की आती है, जो थोड़ा सैड पार्ट है। इस पार्ट पे वर्क किया जा सकता है। बेहद ही अच्छा उद्देश्य था इस एक्ट को इनकॉर्पोरेट करने का। धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है, लेकिन फिर भी ये एक शुरुआती यानी कि नेसेंट स्टेज पे है, जिसमें टाइम लगेगा। प्रैक्टिकलिटी इस तरह से कम है कि आधे से ज्यादा लोगों को हमारी कंट्री में ये पता ही नहीं है कि लीगल अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। आज के समय सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, लीगल लिटरेसी की भी जरूरत है। इसलिए लोगों को ये जानना बेहद जरूरी होगा कि उनके पास ऐसा अधिकार है जिसका हनन करेंगे तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। जस्टिस प्राप्त करना आर्टिकल 39A के अंडर लीगल सर्विसेज एड में प्रोवाइडेड है, जो कि हमारे संविधान तक में दिया हुआ है। इसलिए ये इसकी प्रासंगिकता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में बहुत ही पोटेंट वेपन की तरह ये एक्ट कर सकता है और जस्टिस किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करेगी। चले, बिल्कुल, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इलाहाबाद से पहले कॉलर अजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, हमें कंपनी में पैसा जमा हुआ है जी, और मेच्योरिटी नहीं दे रहे। पैसा पूरा हो गया, लगभग 4 साल का पूरे हो गए हैं एमरजेंसी से पहले, और पंजाब बठिंडा कंपनी है और पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो कह रहे हैं कोर्ट कर दीजिए, चाहे वो कर दीजिए, और हम लोग असमर्थ है इसमें करने के लिए। प्रज्ञा जी, क्या इन्हें कानूनन उपाय बताएंगे कि किस तरह का प्रोसेस ये अपनाएं ताकि इनको कानूनी तौर पर राहत मिले? सर, पहले तो ये आप क्या इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं? इन्होंने पैसा जमा किया है, इनके पास क्या वो रसीदें हैं जो इन्होंने इकट्ठा की हैं? क्या इन्होंने कुछ टाइम फ्रेम बनाया है? क्या आपने ये टाइम फ्रेम? अजय गुप्ता जी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? चले, शायद संपर्क टूट गया है। हम अजय जी आपसे अपील भी करते हैं कि आपका जो भी सवाल था वो सवाल तो हम तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? अगर वो भी आप हम तक उसकी एक कॉपी भेज दें तो उसका निरीक्षण करने के बाद क्या बेहतर कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, ये हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उज्जैन से टीना अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। टीना, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, मैं टीना बोल रही हूँ उज्जैन से। मेरी मॉम मतलब काटनी बेचने दे रही थी, तो हमने गिराक बुलाए थे, तो मेरी मॉम बोलती है कि मतलब अगर जो आपने प्लाट बेचा और आपने खरीदा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या चाहती हैं आप? अरे, मेरी मॉम ऐसा बोलती है और हमको मतलब प्लाट बेचना है क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, क्या बताएंगे उपाय टीना को? प्लॉट बेचने के लिए कौन कह रहा है? इनकी मदर कह रही हैं? नहीं, इनकी माता जी प्लॉट को नहीं बेचना चाह रही हैं, वो रजामंदी नहीं है, और इनका कहना है कि उनके पिताजी की तबीयत काफी खराब रहती है, इसलिए वो प्लॉट को बेचना चाहते हैं। यदि प्लॉट आपके नाम पर है तो आपसे तो वैसे भी प्लॉट कोई हटा नहीं सकता, लेकिन ये आई थिंक ये काफ़ी पर्सनल मैटर है। अगर पिताजी की तबीयत खराब है तो
आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बैठ के पहले तो आपसी, मुझे इसमें लीगल डिस्प्यूट तो एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने घर वालों के साथ रजामंदी के साथ इस चीज पे आप एमिकेबली डिसाइड कर सकती हैं क्या ठीक रहेगा। धमकाने की कोशिश, जैसा कि ये कह रहे हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट की धमकी दी जा रही है। नहीं, आपको उस चीज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, धमकाने से कुछ नहीं होगा। आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं, लिखित में आप लिख सकती हैं कि आपको धमकाया जा रहा है, अपनी ही प्रॉपर्टी बेचने से वंचित किया जा रहा है। अपने आसपास आप ये अपने पुलिस स्टेशन के पास, नियरेस्ट निकटतम पुलिस स्टेशन के पास आप ये लिखित लिखकर दे सकती हैं कि मेरे साथ, मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं टीना, जो उपाय आपको प्रज्ञा ने बताया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी और इस विवाद को अगर पारिवारिक स्तर पर ही सुलझाया जाए तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। आज जो हमारा विषय है वो लोक अदालत से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके जहन में चल रहा है या इसके अलावा भी किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अलीगढ़ से एक और कॉलर मुनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनेश, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी मुनेश। हाँ जी, सवाल कीजिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हम ये चाह रहे हैं, जैसे कि अभी 26 तारीख को हमारा भाई ससुराल में गया था आपने जी, और उसके साथ झगड़ा हुआ है, उसको बिजली का करंट देकर मार दिया गया है वहाँ। तो हम बहुत जगह कोशिश कर ली, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम डीएम एसपी के पास यात्रा गए हैं, हर जगह गए हैं और सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। हमारा घर पूरा परेशान है, किसी भी मतलब ठीक नहीं है। सभी लोग माँ तो मरने को रखती है और बाप भी हाथ खराब। प्रज्ञा जी, क्या उपाय ने बताएंगे कि पुलिस अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? इस तरह की जो आरोप लग रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस मामले में कोर्ट किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आप किसी भी लॉयर को आप हायर करें, आप उनको अपनी परेशानी बताएं और आप बताएं कि मैंने अपने आसपास जितनी भी अथॉरिटीज़ थी मैंने उनसे अप्रोच किया था, जितनी भी पॉसिबल सुविधाएं थी मैंने अडेप्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, इसलिए आखिरी मेरे पास रास्ता कोर्ट आने का बचा है। एंड हम श्योर हैं कि वकील आपकी कुछ सहायता प्रदान करेगा। बाकी और डिटेल्स के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेज सकते हैं, हम फर्दर आपको इन्फॉर्म करेंगे। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा और अपने जो भी आपका सवाल था इससे जुड़े, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इस विवाद से जुड़े हुए, अगर उसकी कॉपी आप हम तक पहुंचा देते हैं तो उसका निरीक्षण करने के बाद क्या बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है, क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, ये हम आप तक ज़रूर इस बात का जवाब पहुंचाएंगे। हम अपने दर्शकों से भी इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली है और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। और आज का विषय जो है लोक अदालत से जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा, आप बता रहे थे कि क्या उद्देश्य था इस तरह की अदालत बनाने के पीछे और कौन कौन लोग इस अदालत में जा सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जोधपुर से जुगल हमारे साथ हैं। जुगल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हमारा सवाल ये है कि हमारे आपस में भाइयों में झगड़ा है जी, और उसके बाद में क्या है कि अलग अलग कोर्टों में अलग अलग मतलब नंबर में कोर्ट में 2 मुकदमे हैं। एक उन्होंने कर रखा है तो हमने उसको क्रॉस कर रखा है। उसके बाद में वो चाहते हैं भाई कि जो हमने किया है वहाँ पे राजीनामा हो जाए और वो उन्होंने किया है वो क्या हम राजीनामा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों एक ही कोर्ट में, अगर कोर्ट चाहे तो एक ही जगह मंगा के राजीनामा हो सकता है क्या? प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जुरिस्डिक्शन कहाँ का बन रहा है, सहूलियत देखी जाएगी, कौन सा वीकर पार्टी है। यदि वीकर पार्टी दूर है, दूर स्थित है, तो शायद उनके फेवर में किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप एमिकेबली डिसाइड करें तो आप कोर्ट में ये लिखित में भेज सकते हैं कि हम चाहेंगे कि हम दोनों का केस एक ही जगह सॉल्व हो, पैसे की बचत, समय की बचत दोनों हो।
चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब जरूर मिला होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा विषय लोक अदालतों से जुड़ा हुआ है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये अदालतें कितनी मुफीद साबित होती हैं, कितना राहत पहुंचाती हैं। आपने अभी जैसे तमाम बातें बताई लोक अदालतों से जुड़ी हुई, एक ये सवाल जहन में उठता है कि अगर कोई शख्स अदालत जाना चाहता है तो प्रक्रिया उसे किस तरह की अपनानी होगी, कैसे अपना केस वहां तक लेकर जाए, क्या प्रक्रिया अपनाए? देखिए, बेहद ही सिंपल प्रोसीजर है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर साक्ष्य और दंड प्रक्रिया को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ एविडेंस और सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ज्यादा बढ़ावा दी जाती है। इस बात को तरजीह दी जाती है कि पार्टीज की मनोदशा क्या है, उनकी परेशानियों को का सरोकार किया जाता है। उनकी परेशानियों को हटाने के लिए ये सुविधा उनको मुहैया कराई गई हुई है। कुछ स्पेशल पावर्स दिए हुए हैं इस एक्ट के अंदर, जो कि जो स्पेशल फीचर्स हैं जो इसे नॉर्मल कोर्ट से डिफरेंट करते हैं। क्या है? पहला तो ये कि पार्टीज को सबसे पहले एमिकेबली डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, हम कोर्ट ना जाकर हम यहाँ पर जाना चाहते हैं। पता चला अंत में लोक अदालत ने अपना अवार्ड दिया और हमने कहा हम तो नहीं मान रहे हैं, हम अपील के लिए जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। प्री लिटिगेशन के स्टेज पे आपने पहले बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी दबाव के आपस में अगर ये निर्धारित किया है कि हम सौहार्दपूर्ण तरीके से कोर्ट के बाहर इस चीज का निष्पादन करेंगे केस का, तो आपको उसके अवार्ड को मानना पड़ेगा। इसलिए कोई अपील नहीं लाई करती है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर कोर्ट फीस आपको देनी नहीं पड़ती है, कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। और अगर आप किसी भी कोर्ट में पहले ही कोर्ट फीस जमा कर चुके हैं और इसका अवार्ड आ जाता है लोक अदालत का, तो आप कोर्ट वापस जा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और आपको वापस कर दी जाएगी आपकी कोर्ट फीस। तीसरी बात ये कि अवार्ड सुनाते समय ये जो लोक अदालत है ये एक सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके ऑर्डर को डिक्री की तरह एनफोर्स कराया जाएगा। कुछ और स्पेशल पावर्स दिए हुए हैं इसको, जैसे कि ये कि सम्मन के लिए कोर्ट बुला सकता है, ओथ ऑफ एविडेंस के लिए बुला सकता है कोर्ट। दूसरी चीज, कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से लोक अदालत मांग सकती है। किसी चीज की कोई मनाही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे गवर्न करेगा। एक और कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, संजीव जी। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं संजीव कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, जो मेरा एक जगह जमीन है, ठीक है, उसी के पीछे में दूसरे आदमी का जमीन है जी। वो भी बहुत दिनों से जोत रहा है, मैं भी इस वर्ष से जोत रहा। अभी वो प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, जो वो कह रहा है मेरा जमीन है, वो झंझट करने के लिए तैयार है। थाना को लिख के देते हैं, कुछ करता नहीं है। क्या करें? क्या प्रज्ञा जी उपाय बताएंगी? आपकी जमीन पर कोई गलत तरीके से अतिक्रमण तो कर नहीं सकता। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें मेजरमेंट के साथ प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, रजिस्ट्री आपके पास है जमीन की, तो फिर आपको कोई लड़ाई झगड़ा करे या दबाव डालने की कोशिश करे तो आप अपने निकटतम अथॉरिटीज, पुलिस के पास या कोर्ट के पास जा सकते हैं। उन्हें अपने वेरीफाइड रजिस्ट्री दिखा सकते हैं और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कानून आपके साथ है। चलिए, बिल्कुल जैसा इन्होंने अभी जिक्र भी किया कि पुलिस के पास भी शिकायत लेकर पहुंचे लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं होती, तो कोर्ट के माध्यम से क्या किस तरह से इन्हें प्रोसेस अपनाना होगा? अगर लोअर अथॉरिटीज पुलिस की नहीं सुन रही हैं तो आप हायर अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुना जाएगा, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप लिखित में दीजिए। लिखित चीजों की ज्यादा वैल्यू है कंपैरेटिवली। लिखित में आप देंगे, ईमेल लिखेंगे या चिट्ठी लिखेंगे प्रॉपर डेजिग्नेशन के साथ, तो वो एक्शन जरूर लेंगे। और इसके बावजूद अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो आप कोर्ट के दरवाजे जा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं संजीव जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। अभी आपने जो लोक अदालतों के तमाम फायदे भी बताए हैं और किस तरह से ये लोक अदालतें काम करती हैं, तमाम बातों का जिक्र किया, कुछ नुकसान भी इसका देखती हैं? देखिए, नुकसान तो मैं क्या कहूँ, नुकसान अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है। जैसे जिस तरीके से ये आपका प्रोग्राम है लीगल हेल्पलाइन, लीगल अवेयरनेस कैंपेन्स, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत शुरुआती दौर पे हैं। तो नुकसान इसका सिर्फ यही है कि लोग जानते ही नहीं है कि उनके आसपास क्या चल रहा है, किस अथॉरिटी को उनको
किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है, किसके पास जाना है, कितना पैसा देना है, क्या कोर्ट फीस रिफंड होगी कि नहीं होगी, कोई हमें मूर्ख तो नहीं बना देगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कोर्ट की तरह ही है, इतना ही समय लग जाएगा। बहुत तरीके के कंफ्यूजन्स हैं अभी भी, जिन्हें कि बहुत आसानी से जाना जा सकता है। यानी आपको लगता है कि लोगों को भी जागरूक होना होगा और इसके महत्व को समझना होगा, तभी किसी चीज का उद्देश्य भी पूरा होता है और उसका फायदा लोगों तक पहुंचता है। मैं बार बार कह रही हूं कि सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, लीगल लिटरेसी की बेहद जरूरत है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो इस विषय पर आपने तमाम तर्क रखे और जो हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े थे उनके सवालों का बाखूबी जवाब दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन जानकारी का अभाव होने के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अंतर को दूर करने के लिए हम रोज यहाँ पर मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।